हेलो स्टूडेंट्स, पेपर 60 इकोनॉमिक लॉस जिनका अटेम्प्ट मई 2022 एंड ऑनवर्ड है। तो देखिए, सिग्निफिकेंट केस लॉस की बुकलेट इंस्टीट्यूट की जो है, ये इन्होंने इस अटेम्प्ट से बहुत सारे केसेस चेंज कर दिए और नए डाल दिए। तो उससे रिलेटेड हम देखेंगे। और ये इन्होंने निकाली जनवरी 2022 की इनकी बुकलेट, कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड ये 6 केस महिंद्रा, मैसेस फास्टवे, राजस्थान सिलेंडर, भारतीय एयरटेल, मॉन्सेंटो होल्डिंग्स, समीर अग्रवाल, ये 6 केस इन्होंने एज इट इज रखे हैं। बाकी केस जो आपने पहले पढ़े हुए हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। राइट। और ये नए केसेस इन्होंने क्या किए हैं, इंसर्ट किए हैं। तो ये आपको यहां पे 5 नए केस पढ़ने पड़ेंगे और ये 6 के अलावा बाकी हटाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, केस नंबर 7 हमारा कंपटीशन एक्ट पे, मैसेस बी हिम्मतलाल अग्रवाल पार्टनर वर्सेस सीसीआई। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। आप सारे जानते हैं कंपटीशन एक्ट में सीसीआई अथॉरिटी है, उसका ऑर्डर ना अच्छा लगे आप नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल में चले जाइए 53A में, राइट। और उसका ना अच्छा लगे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 53T के अंदर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। आइए फैक्ट्स देखते हैं। पहली बात, फैक्ट्स में अगर आप देखें तो वर्ड क्या है, एपलेंट। देखिए, एपलेंट कौन होता है, जो आदमी अपील करता है, राइट। तो नेचुरल है, पक्की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जब अपील हो रही है तो किसके ऑर्डर के खिलाफ हो रही होगी, नक्लैट के ऑर्डर के खिलाफ। तो जो आदमी अपील करता है एपीलेंट, और दूसरी पार्टी को हम क्या कहते हैं, रिस्पोंडेंट। ये वर्ड भी आपको पता होने नेचुरल है, चाहिए ही चाहिए। तो कहता है एपीलेंट फर्म, क्योंकि ये अग्रवाल साहब है तो अपील यही कर रहे हैं। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2 टेंडर्स के अंदर, राइट। फ्लोटेड बाय रिस्पोंडेंट, मतलब टेंडर जो निकाले थे ये कोई कंपनी थी वेस्टर्न वाली। द एपीलेंट फर्म वाज L2 एंड नॉट द लोएस्ट बिडर, और आप कोई लोएस्ट बिडर भी नहीं थे, मतलब आपको टेंडर मिला भी नहीं। होता क्या है, कहते हैं जून 2015 एपीलेंट फर्म को एक नोटिस मिलता है। किससे मिलता है, सीसीआई से मिलता है। और सीसीआई ने जारी किया उसको शो कोज नोटिस अंडर सेक्शन 19 में हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं किससे रिलेटेड, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से रिलेटेड। तो यहाँ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए था आपको ये, और जहां पे हम पढ़ते भी हैं कि सीसीआई इंक्वायरी कर सकता है सीओ मोटो, कि ये जो एपलेंट फर्म है ये इन्वॉल्व है एंटी कॉम्पिटिटिव अनफेयर प्रैक्टिसेस में विद अदर 9 फर्म्स। अब एपीलेंट फर्म ने अपना रिप्लाई क्या किया, फाइल किया। सीसीआई ने उसे कंसीडर किया और ऑर्डर पास कर दिया 26 में। और 26 में हम जानते हैं सीसीआई क्या करेगा, या तो भैया डिसकंटिन्यू करो या ऐसे एग्रीमेंट्स को आप क्या करें, मॉडिफाई करें। और इसलिए उन्होंने डायरेक्ट किया किसको, डायरेक्टर जनरल को। वो आप जानते हैं सेक्शन 26 के अंदर, सेक्शन 26 में ये डीजी को कहते हैं कि भाई साहब आप क्या करके आओ, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, राइट। तो डीजी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और उनकी फाइंडिंग्स कुछ इस तरह से है कि यस, एपीलेंट जो है वो इंडल्ज्ड है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में। एपीलेंट को एक चांस दिया गया अपनी ऑब्जेक्शंस दे, जो हम सेक्शन 26 के अंदर पढ़ के भी आते हैं, डीजी की रिपोर्ट वगैरह उसमें भी ये। और वैसे भी देखिए, किसी के खिलाफ ऑर्डर आप पास कर रहे हैं तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी आप देते हैं। ये ऑब्जेक्शंस देखने के बाद सीसीआई ने अपना ऑर्डर पास कर दिया और आपके ऊपर लगा दी पेनल्टी। एपलेंट पे भी लगाई और जो 9 फर्म्स जिनके साथ उसने कोल्यूशन मिली भगत करी थी उनके ऊपर लगा दी, और पेनल्टी लगभग ये 3.61 करोड़ रुपीस की लगाई गई। अब एपलेंट ने क्या किया, अपील करना उसका हक है। सीसीआई के ऑर्डर के खिलाफ उसने एपलेट ट्राइब्यूनल में क्या कर दी, भैया अपील कर दी, जो कि 53B के अंदर हम पढ़ते हैं कि आप इतने दिनों में ये वगैरह अपील कर सकते हैं। और साथ में उसने एक प्रे किया, मतलब चाहा कि एपलेट ट्राइब्यूनल क्या कर दे, पेनल्टी के ऑर्डर के ऊपर वो स्टे लगा दे। टाइमिंग का मतलब है जब तक एपलेट ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर ना दे दे तब तक पेनल्टी के ऊपर क्या लग जाए, एक
रोक लग जाए। तो होता क्या, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने यह अपील एडमिट कर ली और स्टे भी उसने लगा दिया विद द कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन लगाई कि कम से कम 10% पेनल्टी का आप पैसा 2 हफ्ते के अंदर अंदर जमा कराओ। लेकिन जो अपीलेंट था वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया और उसने प्लीड किया अपीलेट ट्राइब्यूनल के आगे कि भैया मेरी फाइनेंशियल पोजीशन काफी खराब है। अब होता क्या है, अपीलेट ट्राइब्यूनल कहता है तेरे को हम स्टे लगा के दे रहे थे लेकिन 10% जमा कराना था, तू हमारा ऑर्डर नहीं मान रहा। इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया बाय वे ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। अपीलेंट को एक और टाइम दिया गया, जैसे पहले 2 हफ्ते थे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा दिया गया, राइट। अब होता क्या है, सिंस अपीलेंट फाइनेंशियल ट्रबल में था, वो पैसे टाइम बढ़ाने के बाद भी जमा नहीं करवा पाया, डिस्पाइट द फैक्ट बोनाफाइड मीन्स उसका गुड फेथ था, अच्छी मंशा थी, पैसे नहीं करवा पाया। इसलिए ट्राइब्यूनल ने, ये अपीलेंट ने नहीं जमा करवा पाया, तो ये एक उसने सुप्रीम कोर्ट के पास अपील फाइल करी है ताकि इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया जा सके। द रिक्वेस्ट ऑफ द अपीलेंट हाउएवर वाज नॉट असीडेड टू, जैसे वो नहीं करवा पा रहा था, टाइम भी बढ़ाया गया, तो ट्राइब्यूनल ने उसकी अपील डिसमिस कर दी। किस चीज की अपील थी? जो उसके ऊपर पेनल्टी लगी थी, राइट, वो डिसमिस कर दी। इसलिए नेचुरल वो कहां जाएगा? अपीलेट ट्राइब्यूनल के खिलाफ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। अ प्योर लीगल सबमिशन जो दिया गया उसके वकील के द्वारा, लर्न काउंसिल मीन्स उसके वकील के द्वारा जो दिया गया कि भाई साहब ये कंप्लाई नहीं कर पाया ऑर्डर, द मैक्सिमम इफेक्ट क्या होना चाहिए? देखिए सीसीआई ने लगाई थी पेनल्टी, हम उसके खिलाफ गए हैं ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल ने को देखना चाहिए पेनल्टी लगती भी है या नहीं, लेकिन ट्राइब्यूनल ने कहा हम तब देखेंगे, पहले तू 10% जमा करवा। इसलिए उसके वकील ने कहा कि भाई साहब मैक्सिमम ट्राइब्यूनल को क्या करना चाहिए था, वॉज टू वकेट द स्टे ग्रांटेड, जो पेनल्टी के ऊपर रोक लगाई थी वो हटा देता, ज्यादा से ज्यादा यही। लेकिन वो केस तो देखते नहीं कि वास्तव में पेनल्टी लग भी सकती है या नहीं। इसलिए जो ट्राइब्यूनल है वो लीगली जस्टिफाइड नहीं है अपील को डिसमिस करने में। इसका मतलब तो ये हो गया सीसीआई ने जो पेनल्टी लगाई है वो बिल्कुल ठीक होगी, ये गलत है, ये उसके वकील ने कहा, जो कि एक बड़ी अच्छी बात उसने करी। इसलिए यहां इशू ये है, क्या ऑर्डर ट्राइब्यूनल का डिसमिसिंग द अपील कि उसने कंप्लायंस नहीं किया कंडीशन की वो 10% जमा करवाए, क्या ये जस्टिफाइड है एंड लीगल है? इसलिए केआरडी की रेशियो डिसीडेंडी, जिसका मतलब होता है रीजन बिहाइंड द डिसीजन, रैशनल फॉर द डिसीजन। फ्रॉम द अबव फैक्ट्स नरेटेड अबव, इट इज अपेरेंट कि ऑर्डर जो है सीसीआई का वो चैलेंज होता है 53B में, पहले अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, राइट। और चलिए 2 पैरे में सेम वही पॉइंट है, कुछ नया नहीं है। तीसरा देखते हैं, कंडीशन ऑफ डिपॉजिट अटैच करेगी टू द ऑर्डर ऑफ स्टे। However, non-compliance of the conditional order of stay would have no bearing insofar as main appeal is concerned. मेन अपील किस चीज के ऊपर है कि मेरे ऊपर ये पेनल्टी लगनी नहीं चाहिए। मेन क्वेश्चन तो ये है, वो तो उन्होंने क्या लगा दिया था, स्टे, लेकिन कहा 10% जमा कराओ। ट्राइब्यूनल का काम था ये देखना ये पेनल्टी फेयर है या नहीं, लेकिन उनकी कंडीशन नहीं मानी, उन्होंने अपील डिसमिस कर दी। इसलिए 10 ये कन्फर मीन्स गिव्स राइट एग्रीड पार्टी को कि वो अपील करें, और देयरफॉर द राइट टू फाइल द अपील एंड हैव द सेड अपील डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, कि अगर वो विद इन द टाइम आपने की है वो मेरिट पे होनी चाहिए। इस कन्फर्ड बाय स्टैट्यूट मीन्स आपको लॉ ये राइट देता है, स्टैट्यूट मीन्स एक्ट, और ये हक आपसे छीन नहीं सकते, जो यहां ट्राइब्यूनल ने छीन लिया जमा नहीं करवाने पे आपकी अपील को डिसमिस करते हुए। दूसरी बात ये यही बता रहा है 53B क्या कहता है, अपीलेट ट्राइब्यूनल को ऑर्डर पास करना है जो उसे ठीक लगे। क्या कर सकता था वो? सीसीआई का ऑर्डर या तो कंफर्म कर दे 1 बात, या उसमें बदलाव कर दे 2 बात, या उसको कैंसिल कर दे 3 बात। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो कहा मेरा 10% मैंने कहा जमा कराओ, नहीं करवाया मैं आपकी अपील बाहर फेंक रहा हूं। और ये भी पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद होता है, इसे कहते हैं अपील को डिसाइड करना ऑन मेरिट्स। तो इसलिए होना ये चाहिए था
देयरफॉर एट द मोस्ट स्टे कुड हैव बीन वेकेटेड, जो पेनल्टी पे स्टे लगाई थी वो आप हटा देते। एप्लाइड ट्राइब्यूनल दस हैड नो ज्यूरिसडिक्शन, मींस उनके पास कोई लीगल राइट नहीं था इसे डिसमिस करने का अपील को ही, इसलिए अकॉर्डिंगली वी अलाउ, वी का मतलब यहां क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट, दिस अपील एंड सेट असाइड मींस हम कैंसिल करते हैं किस, कौन सा ऑर्डर, ट्राइब्यूनल का। डेड, लेकिन उसका कौन सा हिस्सा, डेड पार्ट ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर आया था, वेयर बाय द अपील ऑफ एपिलेंट, आपने क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, आप उसे डिसमिस नहीं कर सकते। एंड रिस्टोर द अपील, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है एपिलेट ट्राइब्यूनल आपको उसका केस सुनना पड़ेगा, एंड शेल बी डिसाइडेड बाय एपिलेट ट्राइब्यूनल ऑन व्हाट मेरिट्स। वी हाउएवर मेक इट क्लियर दैट एज फार एज स्टे ऑफ द पेनल्टी ऑर्डर इज कंसर्न, दैट स्टूड वकेटेड, कि जो स्टे लगा था कि पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ेगी, वो ऑर्डर हट जाएगा, राइट। तो पेनल्टी आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन एप्लेट ट्राइब्यूनल को उसे देखना है। सो देयर इज नो स्टे ऑफ द सीसीआई ऑर्डर इन फेवर ऑफ एप्लेंट, सीसीआई का जो ऑर्डर आया था उसके ऊपर अब स्टे हटा दी गई है, लेकिन ट्राइब्यूनल को देखना होगा। तो दैट मीन्स कंक्लूजन क्या है, देखिए यहां पे इंस्टीट्यूट ने अपने केस स्टडी में एंड में कोई कंक्लूजन वर्ड नहीं लिख के दिया, लेकिन यही तो क्या बना, कंक्लूजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एपेलेट ट्राइब्यूनल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा एपेलेट ट्राइब्यूनल कांट, क्या नहीं कर सकता, डिसमिस अपील, आप अपील डिसमिस नहीं कर सकते हैं। और तो इसलिए जो एपेलेंट है यहां पे, जो ये फर्म जो है अग्रवाल साहब की, उन्होंने केस क्या हो गया, एक तरह से कह लीजिए जो एंटरप्राइज थी वो अपील को क्या हो गई, यहां पे वो जीत गए एक तरह से, कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात को सुना गया। तो देखिए इस केस में, अग्रवाल साहब के केस में आपको बात क्या समझनी है, सीसीआई ने ऑर्डर दिया किस चीज का, आप एसीए कर रहे हैं, और उन्होंने लगा दी पेनल्टी। इस पेनल्टी के अगेंस्ट हमारे अग्रवाल साहब ने क्या करी, अपील, किसको करी, नेचुरल है एपेलेट ट्राइब्यूनल में करी। तो एपेलेट ट्राइब्यूनल की यहां ड्यूटी बनती थी, उसका केस पूरी तरह से सुनते, पार्टीज को सुनते और ये कहते पेनल्टी ठीक लगी या गलत। एपेलेट ट्राइब्यूनल की गलती क्या हुई थी, इन्होंने स्टे का मतलब है इंजंक्शन, रोक लगा दी, किसके ऊपर, ऑन पेनल्टी, की पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, हम इस ऑर्डर को रोक लगा रहे हैं, बट डिपॉजिट 10%, तो ये आपने लगा दी कंडीशन। अब अग्रवाल साहब के पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, अगला फील्ड टू पे, पैसे नहीं दिए टाइम बढ़ाने के बाद भी। लेकिन अब एपेलेट ट्राइब्यूनल क्या हो गया, पिस्ड ऑफ, गुस्सा मान गया, मैंने इसके स्टे भी लगाया, सिर्फ 10% कह रहा हूं ये नहीं दे रहा। तो एपेलेट ट्राइब्यूनल ने क्या किया, डिसमिस्ड अपील, दफा हो जाओ यहां से, इसका मतलब है भाड़ में जाओ, भरो पूरे पैसे जो सीसीआई ने कहे हैं। तो इसलिए अब आप कहां गए, अब आप आए जी सुप्रीम कोर्ट में, किसके खिलाफ, एपेलेट ट्राइब्यूनल के इस ऑर्डर के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हेल्ड, हेल्ड का मतलब कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैन रिमूव स्टे, जो पेनल्टी पे आपने स्टे लगाई है वो आप रिमूव कर सकते हैं, बट कांट डिसमिस, आप डिसमिस नहीं कर सकते हैं। क्या डिसमिस नहीं कर सकते हैं, अपील। तो दैट मीन्स इसके बाद दोबारा से केस एपेलेट ट्राइब्यूनल में जाएगा, उन्हें सुनना पड़ेगा। तो एग्जाम में इस तरह से आपको प्रश्न देखिए आता है कि इस तरह से क्या डिसमिस किया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं डिसमिस किया जा सकता, बिकॉज इट वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आइए कहानी आगे बढ़ती है। फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसीआई ऑफ इंडिया। यहां पे भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में गया है, एसएलपी फाइल हुई है, स्पेशल लीव पिटिशन हम कहते हैं। एसएलपी का मतलब होता है इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर देयर हैज बीन सब्सटेंशियल इनजस्टिस और डिसरिगार्ड टू द लीगल प्रोसीजर बाय एनी कोर्ट।
कोई भी कोर्ट अगर अपना धर्म ना निभाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसे कहते हैं एसएलपी। ये नहीं होता कि हर चीज में मुंह उठा के आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही होता है, राइट। तो फ्लिपकार्ट वाले केस में हुआ क्या? इस केस में होता ये है, ये The present information has been filed by दिल्ली व्यापार महासंघ अंडर सेक्शन 19 में वही इंक्वायरी ACA या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर अलेजिंग की कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, सेक्शन 3 का हुआ है एंड 4 का हुआ है, दैट मीन्स अब्यूज एंड एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किसने किया है? बाय फ्लिपकार्ट ने किया है एंड अमेजॉन ने किया है। और इसलिए फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन दोनों को मिलाकर यहां कहेंगे ऑपोजिट पार्टीज, राइट। तो ध्यान दे रहे हैं, मेन केस किया किसने है? दिल्ली व्यापार महासंघ ने। किसके खिलाफ? फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन के खिलाफ। लेकिन यहां क्या है? फ्लिपकार्ट अपील करी है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके खिलाफ? सीसीआई के निर्णय के खिलाफ। देखते हैं फैक्ट्स क्या है। द इन्फॉर्मेंट स्टेट्स डेट, बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे हैं जहां वर्टिकल एग्रीमेंट हुए हैं। वर्टिकल आप सारे जानते हो, अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, जहां आप पढ़ते हैं कि भैया आप नॉन कंपीटिंग एंटरप्राइज हो, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन की स्टेज पे हो, राइट। सो कि क्या कर रहा है फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट अपने कुछ प्रेफर्ड सेलर्स हैं, उनका सामान अपने प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है। सेम वे अमेजॉन भी यही कर रहा है। कहने का मतलब नुकसान किसको हो रहा है? देखिए ये दोनों क्या करते हैं, लोगों का ही सामान बेचते हैं, उनको अपना थोड़े। लेकिन देखिए मान लीजिए मैं भी पेन बेच रहा हूं, आप भी पेन बेच रहे हो, आपका पेन वहां बिकता है, मेरा बिक नहीं रहा, तो इसलिए ये केस हुआ। इसलिए दिल्ली व्यापार महासंघ उनकी तरफ से तो कि क्या कर रहा है ये? इट हैज बीन alleged that most of these preferred sellers are affiliated with, मतलब इनका कोई कनेक्शन है फ्लिपकार्ट अमेजॉन के साथ, या कंट्रोल कर रहा है इनको फ्लिपकार्ट अमेजॉन। और ये चीज मैंने भी रियलिटी में देखी है, मेरे भी कुछ लोगों के साथ यही हुआ कि हमारा सामान नहीं बिक रहा है। कमीशन ने ऑब्जर्व किया ये तो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हो गया। कहने को ये कहते हैं हम ऑनलाइन क्या है, मार्केट प्लेस है, लेकिन बेच किसका रहे हैं सामान? अपने प्रेफर्ड लोगों का। और आपने देखा भी होगा स्मार्टफोन और मोबाइल फोन ब्रांड्स में कुछ कंपनियां अपना जो मोबाइल लेके आती हैं वो होता ही सिर्फ फ्लिपकार्ट पे बिकता है, नॉर्मल दुकान पे ही नहीं बिकता। तो यही कहा गया, सीसीआई ने कहा एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर रहे हैं ये बिटवीन स्मार्टफोन मोबाइल फोन ब्रांड्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलर्स सेलिंग एक्सक्लूसिवली इन ईदर ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो इसलिए कि भाई ये गड़बड़ है, इसलिए यहां पे क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सो कि ये एक तरह से एक्सक्लूजनरी टैक्टिक होगी। एक्सक्लूजन हो गया ना, क्योंकि आप बाकियों को साइड पे कर रहे हो, कुछ लोगों का ही क्या बेच रहे हो, सामान बेच रहे हो, तो एंटी कॉम्पिटिटिव अब्यूज हो गया। सीसीआई का मानना था प्राइमा फेसी ये केस ऐसा है जहां इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो डीजी करता है अंडर सेक्शन व्हाट 26 के अंदर। अकॉर्डिंगली सीसीआई ने डीजी को कहा भाई साहब आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और आप हमें रिपोर्ट दीजिए 60 दिन के भीतर भीतर, राइट। अब इशू क्या है? क्या सीसीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इनटू द मैटर? क्या ये एक इंटरफेरेंस है? सीसीआई का इन्वेस्टिगेशन करना क्या एक इंटरफेरेंस है? एंड एट द सीसीआई नोटिस, क्या वो एज पर प्रोसीजर स्टिपुलेटेड इन द एक्ट है कि नोटिस दे दिया फ्लिपकार्ट अमेजॉन को उनके खिलाफ? वेदर ये ऑपोजिट पार्टीज फ्लिपकार्ट Amazon did not want to be investigated, even though चाहे इन्वेस्टिगेशन में उनको क्या मिल रही है? एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल रही है, अपना सबूत वो दे सकते हैं और अपने आप को एग्जॉनरेट मींस अपने आप को बाइज्जत बरी कर सकते हैं, अपने आप जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये गलत है, राइट। तो ये इशू है KRD, जिसका मतलब है रीजनिंग। तो मैटर आता है देखिए बिफोर कर्नाटका हाईकोर्ट द एपिलेंट, तो यहां अपील की मतलब सीसीआई के खिलाफ कर्नाटका हाईकोर्ट में आता है। एपिलेंट कौन? फ्लिपकार्ट। उसने चैलेंज किया लीगैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर पास बाय लर्न्ड सिंगल जज का ऑर्डर था ऑन द ग्राउंड कि ये जो है जज साहब एक्टेड कॉन्ट्रेरी टू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कि ये केस आया था सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट का। ये जज जो है कि भाई उसने इसको इग्नोर किया है, इस केस की जजमेंट को, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
दैट सीसीआई वाइल पासिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 26 में, देखिए सीसीआई का ऑर्डर होता है अब्यूज पे और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, मस्ट एक्सप्रेस इन इट्स माइंड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट इट इज ऑफ द व्यू कि प्राइमा फेसी का मतलब हम यही पढ़ के आते हैं। देखिए सेक्शन 19 एंड 26 में आप ध्यान से देख लीजिए, हैंड रिटन मेरे नोट्स में जाके देखिए, ये लिखा है कि प्राइमा फेसी अगर आपको लगता है कॉन्ट्रावेंशन हुआ है नहीं, तभी आप डीजी को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देंगे। और ये इस केस में भी हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट। तो यहां पे ये फ्लिपकार्ट वगैरह कहना चाहते हैं कि यहां पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं प्राइमा फेसी केस वाली, तो इसलिए इट हैज बीन फर्दर कंटेंडेड कि उनका कहना कि सीसीआई इन द प्रेजेंट केस इज मेयरली, सीसीआई का ये ऑर्डर देना स्पेकुलेटिव इन नेचर है और इनके पास ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है कि हमने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, और इसलिए जो सिंगल जज का ऑर्डर है इरोनियसली मींस रॉन्गली अपहेल्ड द ऑर्डर पास्ड बाय सीसीआई। जो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया कि उन्होंने सीसीआई की बात अपहेल्ड मींस उस ऑर्डर को मान लिया, ये ठीक नहीं है क्योंकि आपको प्राइमा फेसी देखना चाहिए था, राइट। कि इसलिए ये कॉन्ट्रेरी है टू जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है, वो उसके अगेंस्ट जा नहीं सकता। द कोर्ट अपॉइंट दैट, कोर्ट का ओपिनियन कह रहा कि इन दिस केस appellants are not at all involved in violation of any statutory provision of Competition Act 2002. They should not feel shy. माना उनकी तरफ से कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, लेकिन उनको पीछे नहीं हटना चाहिए इन फेसिंग एंड व्हाट इंक्वायरी अगर हो रही है होने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? अगर आप इतने ही पाक साफ हैं तो ठीक है, आपके खिलाफ कौन सा कोई ऑर्डर आएगा। और on the contrary, they should welcome such an inquiry by CCI. The writ petition filed against the order and the present appeals are nothing but an attempt to ensure that the action initiated by CCI does not attain finality, and the same is impossible in the law itself provides the entire mechanism of holding an inquiry, granting an opportunity। कि भाई लॉ तो ये कहता है कि इंक्वायरी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसके बाद ऑर्डर वगैरह आप पास कीजिए। In the considered opinion of this court, the present writ appeals filed by the appellants are devoid of merit। जिसका मतलब कि भाई उनका अपील करने में कोई दम वाली बात नहीं है, इसलिए ये डिसमिस होना चाहिए जो हाई कोर्ट ने कहा। इसलिए अब उसके खिलाफ ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें कोई ऐसा रीजन नहीं दिखता कि टू इंटरफेयर, कि हम इंटरफेयर करें जो कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर ने जजमेंट दी है डिसमिसिंग आपकी अपील, कि प्राइमा फेसी वो सुप्रीम कोर्ट वाला केस लग रहा है नहीं लग रहा है। अरे भैया, अगर उन्हें लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आप इंक्वायरी को क्या करें, फेस करें, आपकी जिम्मेवारी बनती है, उसको वेलकम करें, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल जाएगी। एट दिस स्टेज उनके जो वकील साहब थे डॉक्टर AM सिंघवी, चलिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एक्सटेंशन वगैरह मांगा। कंक्लूजन, तो डिसीजन ऑफ अपेक्स कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट का यही था, रीअफर्म्स द पोजीशन अडॉप्टेड बाय, सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हमने कहा था कि मेन चीज हमें प्राइमा फेसी देखनी है, हम उससे इनकार नहीं करें, प्राइमा फेसी केस होना चाहिए। लेकिन कहता है जो प्राइमा फेसी ऑर्डर है इज मेरली अ डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन है ताकि एक इन्वेस्टिगेशन हो, एंड टू दैट एक्सटेंट इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन टू इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन आर्म विच डज नॉट डिटरमिन एनी राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू द लिस्ट। लिस्ट मीन्स सूट, कि मतलब एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इससे ना तो किसी का क्या कोई क्रिएट होगा राइट, ना ही किसी की कोई क्या होगी क्रिएट ऑब्लिगेशन। तो ये तो जस्ट एक डायरेक्शन है जहां आपको लगता है प्राइमा फेसी का मतलब क्या, अगर आपको लग रहा है कर लीजिए आप क्या, एक इन्वेस्टिगेशन। That said, this decision all goes on to clarify that in the absence of sectoral regulator, the CCI's jurisdiction is not precluded, which means prevented, at least at the prima facie stage, which implies that CCI is now free to prop the stakeholders in the e-commerce space। मतलब CCI क्या कर सकती है, CCI ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको लिखवा देता हूं।
देखिए, तो मैं हल्का सा इसके फैक्ट्स लिख रहा हूं। फ्लिपकार्ट राइट वर्सेस सीसीआई। तो बेसिकली हमने इसमें क्या देखा कि फ्लिपकार्ट प्लस अमेजॉन क्या कर रहे थे, प्रेफर्ड, अपने ही प्रेफर्ड सेलर्स का सामान बेचते हैं राइट। तो इसलिए जो ये दिल्ली व्यापारी कह लीजिए महासभा जो थी, तो उन्होंने सीसीआई में एप्लीकेशन दी और सीसीआई ने इश्यू कर दिया नोटिस कि यस, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करी जाए। इस नोटिस के अगेंस्ट फ्लिपकार्ट कहां चला गया, पहले गई ये कर्नाटका हाई कोर्ट में। भाई किस लिए गए, कि सुप्रीम कोर्ट की भाई एक रूलिंग है, कौन से केस की, सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कि प्राइमा फेसी क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। होता क्या है, हाई कोर्ट अपहेल्ड सीसीआई ऑर्डर, उसने कहा सीसीआई ने जो कहा बिल्कुल ठीक किया है। अब इसके अगेंस्ट यहां इस केस में फ्लिपकार्ट मूव्ड, इन्होंने अपील करी कहां, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, हेल्ड, कि भाई कि ये जो प्राइमा फेसी ग्राउंड है ये एक डायरेक्टरी का मतलब है कि हां कहने के लिए, एक होता मैंडेटरी पक्का, ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन है। तो कहने का मतलब कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा, ये जो फ्लिपकार्ट है लॉस्ट द अपील, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील हार गया। कहने का मतलब है, एंड में और लिखना चाहें तो सीसीआई उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट केस, उबर इंडिया सिस्टम्स वर्सेस सीसीआई, अगेन सुप्रीम कोर्ट में केस गया। देखिए उबर क्या देता है, डिस्काउंट देता है, इंसेंटिव देता है टू कंज्यूमर, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, टू कंज्यूमर पेल इन कंपैरिजन, मतलब जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो बड़ा कम है। विद द फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब है लॉयल्टी, डिस्काउंट ऑफर टू ड्राइवर्स, वो ड्राइवर को ज्यादा बेनिफिट देता है। क्यों, ताकि ड्राइवर उनके साथ ही अटैच नहीं, किसी और की गाड़ियां ना चलाएं। तो दैट मीन्स उबर क्या गेम कर रहा है, गेम यही कर रहा है वो, एक्सक्लूजन ऑफ अदर मार्केट प्लेयर्स, की कोई और टैक्सी बिजनेस में आई ना। तो उबर ने बहुत सारे इस तरह से अपने नेटवर्क लोग अपने साथ अटैच किए हुए हैं और अनरीजनेबली हाई इंसेंटिव दे रहा है। किसके ऊपर, जो हम टैक्सी हायर करते हैं, जैसे हमने 150 रुपए दिए, उस ड्राइवर को 150 रुपए हमसे मिले, 150 रुपए उबर अलग से पे कर रहा है। तो धीरे धीरे उबर सस्ता सस्ता कर करके मार्केट में कोई और टैक्सी चलाने वाला बचेगा नहीं, दैट इज देयर गेम। इसके ऊपर ये केस है। तो एक समरी बनाई जाती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू वन फ्लीट ओनर, एक आदमी जिसके पास कुछ गाड़ियां थी, 4 गाड़ियां थी, उसकी एक समरी ये है विच इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। 4 गाड़ियां थी, 9 उसके ड्राइवर थे। ये 1 जून से 28 जून की 1 महीने की मोटा मोटा कह लीजिए समरी है। टोटल ट्रिप्स इतने थे। इसको जब पढ़ा गया तो पता ये चलता है कंज्यूमर से जो पैसा लिया गया वो टोटल फेयर या सर्ज, जब बारिश बुरिश होती है एक्स्ट्रा प्राइस ये चार्ज कर लेते हैं, ये वो करके इतने पैसे आए, 3 लाख के करीब कह लीजिए, राइट। और उनको इंसेंटिव मिलता है 2,30,000। तो लगभग कह लीजिए कंपनी अपनी जेब से इतना पैसा दे रही है, राइट। और नेचुरल है, इससे जो नेट अर्निंग है वो तो कंपनी की तो कहां जा रही है भैया, लॉस में ही जा रहे हो आप। और पर ट्रिप उबर का नेट लॉस एक तरह से एक ट्रिप का 204 रुपये वो अपनी जेब से इनकर कर रहे थे।
तो दैट मीन्स उनकी मंशा क्या है, टू एलिमिनेट व्हाट, कंपटीशन, राइट। तो इशू यहां पे ये है वेदर उबर ने इन्फ्रिंज किया है सेक्शन 4, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो KRD, की रेशियो डेसिडेंडी। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी आर ऑफ द व्यू इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू से कि प्राइमा फेसी ये इन्वेस्टिगेशन का केस नहीं बनता। प्राइमा फेसी तो दिख रहा है, बनता है भाई, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, राइट। तो जो आप लॉस खा रहे हो एज ए उबर सर्टेनली अफेक्ट द एपिलेंट कॉम्पिटिटर्स इन द एपिलेंट्स फेवर और द रेलिवेंट मार्केट इन इट्स फेवर। जैसे उबर ने अपील करी है तो अल्टीमेटली ये उन्हीं की फेवर में क्या हो रहा है, उन्हीं की फेवर में जाएगा लॉस लॉन्ग रन में। तो कंक्लूजन है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस ऑन दिस ग्राउंड अलोन वी डू नॉट थिंक इट फिट टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर मेड बाय व्हाट, एपलेट ट्राइब्यूनल। तो जो एपलेट ट्राइब्यूनल क्या करना चाहता है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, सीसीआई जो करना चाहती है इन्वेस्टिगेशन वो ठीक है, इसलिए जो अपील करी गई सुप्रीम कोर्ट में इस इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ, तो कंक्लूजन ये है सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस किया, ये इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। लगभग ये देखिए तो पिछला केस जो फ्लिपकार्ट वाला था लगभग उसी प्रकार से है। नेक्स्ट, सीसीआई वर्सेस थॉमस कुक, आपने सुना होगा, ये ट्रिप्स वगैरह, ट्रैवल वगैरह, होटल वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहां क्या हुआ था, थॉमस कुक TCIL के लीजिए रिस्पोंडेंट नंबर 1, रिस्पोंडेंट का मतलब हो गया जो अपील करता है वो एपेलेंट, जिसके खिलाफ करिए उसको रिस्पोंडेंट। तो CCI ने अपील करी है यहां पे थॉमस कुक के खिलाफ, कहां, सुप्रीम कोर्ट में। थॉमस कुक रिस्पोंडेंट नंबर 1, एक और थॉमस कुक इंश्योरेंस सर्विसेज रिस्पोंडेंट नंबर 2, स्टर्लिंग हॉलिडे रिजॉर्ट्स रिस्पोंडेंट नंबर 3। ये 3 कंपनियां हैं, भारत में ही रजिस्टर्ड हैं और ये ट्रैवल वगैरह से रिलेटेड है। जो ये इंश्योरेंस वाली कंपनी है ये सब्सिडरी ही है थॉमस कुक की, और ये स्टर्लिंग जो हॉलिडे वाले हैं ये होटल वगैरह, वकेशन वगैरह इसमें इन्वॉल्व थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनियों के, तीनों कंपनियों के, इन्होंने एक स्कीम अप्रूव कर दी, किसकी, फॉर डीमर्जर अमेलगमेशन, राइट, कि वो करना चाहते हैं एक तरह से मर्जर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तीनों मिल रहे हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सेक्शन 5 में पढ़ा, हम कहते हैं एक्विजिशन या कंट्रोल या मर्जर अमेलगमेशन पे सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन लगता है। ऑन द वेरी सेम डे एक अनदर रेजोल्यूशन पास किया जाता है डायरेक्टर्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, और उन्होंने ये कुछ ट्रांजैक्शंस अप्रूव एंड एग्जीक्यूट करी। SSA, जिसका मतलब है शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, कि ये इतने शेयर्स ये आपस में जो कंपनियां खरीद लेंगे। नंबर 2 शेयर परचेज एग्रीमेंट भी एक होता है, और एक ओपन ऑफर भी दी जाती है इनके आपस में शेयर वगैरह खरीदने से, ताकि ओपन ऑफर हो गया आम जनता से हम ये शेयर खरीद लेंगे। शेयर सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी, शेयर परचेज का मतलब हो गया कुछ शेयर होल्डर्स अपनी इक्विटी को क्या करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे, अपना कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। तो इस तरह से ये सब कुछ किया गया। और ओपन ऑफर में सेबी रेगुलेशंस भी लगती हैं, उनका कंप्लायंस भी करना होता है। इन एडिशन, इसके अलावा आपने इतने शेयर इस कंपनी के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे और इतना परसेंटेज वगैरह ही देखा। कहने का मतलब तीनों कंपनियां मिल रही हैं तो एक दूसरे के शेयर शुरू खरीदने की डिटेल है, ज्यादा एक एक वर्ड में मैं नहीं जा रहा, मोटा मोटा पॉइंट पे आते हैं। इसलिए स्वाभाविक है ये कॉम्बिनेशन हुआ तो नोटिस 6(2) के अंदर आपको देना होता है 7 दिन के भीतर भीतर, जो कि पहले टाइम पीरियड 30 दिन भी होता था, अमेंडमेंट से 7 दिन है, राइट। कि लेकिन इन्होंने कहा, इन्होंने जो नोटिस दिया, नोटिफाइंग ओनली द डीमर्जर एंड अमालगमेशन, क्योंकि एक आपकी सब्सिडरी थी, राइट, और आपने वो नोटिफाई किया, लेकिन बाकी जो ट्रांजैक्शंस हैं आपने कहा उससे रिलेटेड हमारी एग्जाम्पशन बनती है सेक्शन 5 में, इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया बाकी चीजों का। CCI ने इनको कहा कि आपकी ये जो नोटिस है इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, हमें फर्दर इंफॉर्मेशन वगैरह दीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से ये सारी ट्रांजेक्शन्स क्या है, इंटर रिलेटेड है। CCI ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, और कॉम्बिनेशन के ऊपर देखिए ऑर्डर आता है सेक्शन 31 में, या तो वो अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे, या वो मॉडिफिकेशन ऑफर करते होते हैं जिसके ऊपर आप काउंटर प्रपोजल भी दे सकते हैं। However, it observed that the same would not affect the action proposed under section 43A। 43A के अंदर हम क्या पढ़ते हैं,
43A के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अगर आपने क्या नहीं दी, इंफॉर्मेशन नहीं दी या कह लीजिए फॉल्स दी है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है नहीं देने पे। तो आप गिल्टी हैं या नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, पेनल्टी पक्का लगेगी। सीसीआई ने शो कोज नोटिस जारी किया, क्यों ना आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। पेनल्टी यही है, नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने हमें बताया नहीं। तो रिस्पोंडेंट्स ने अपने रिप्लाई में दिया ठीक है, लेकिन उसको सुनने के बाद भी सीसीआई ने पेनल्टी 1 करोड़ रुपए की लगा दी, जो कि 43A में लगती है। वंस अगर एक कोई ट्रांजैक्शन कॉम्बिनेशन में आ जाती है तो ये ऑब्लिगेटरी है, आप रिपोर्ट करें सीसीआई को सेक्शन 6 में, वरना 43A में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब मैटर आता है सीएटी। सीएटी पहले होता था कॉम्पिटिशन एपलेट ट्राइब्यूनल, देखिए अब तो कौन है, एनसीएलटी है, राइट। एनसीएलटी में जब अपील की जाती है तो एनसीएलटी ने सेट असाइड मींस खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया ऑर्डर सीसीआई का। तो सीसीआई ने पेनल्टी लगाई थी, तो इसलिए सीसीआई अब इसके खिलाफ कहां अपील करती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करती है। तो इशू ये है, क्या एपलेट ट्राइब्यूनल द्वारा कैंसिल किया गया ऑर्डर सीसीआई का अंडर सेक्शन 43A, जहां उन्होंने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, क्या ये जस्टिफिएबल है? वैसे मैं आंसर बता रहा हूं, बिल्कुल जस्टिफिएबल है। केआरडी में भी यही कहा गया कि माना सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, देखिए हम सेक्शन 54 में पढ़ते हैं कि आपको कुछ एग्जम्पशंस दी जाती है, हम आपको कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे। तो वो कुछ टारगेट बेस्ड एग्जम्पशंस वगैरह भी हैं, और जिसके अंदर आप ये भी पढ़ते हो कि एसेट्स कुछ अमाउंट के और टर्नओवर जैसे 1.5 करोड़ तक की अगर हैं तो आपके ऊपर एग्जम्पशंस वगैरह लगती हैं। तो दूसरा ये भी बताया गया, कॉम्बिनेशन कैन कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर ट्रांजैक्शन। तो पार्टीज के पास एक ऑप्शन रहती है, चाहे वो एक सिंगल नोटिस दे दें या अलग अलग नोटिस दे दें, लेकिन आपको नोटिस तो सभी ट्रांजैक्शंस का देना ही पड़ेगा। तो एंड में देखिए घूम फिर के यही है कि ये हेल्ड किया गया, जितने भी ये शेयर खरीदे बेचे गए, ये एक कॉम्पोजिट कॉम्बिनेशन का ही हिस्सा है, और ये कॉम्बिनेशन बनाने से पहले आपको नोटिस सीसीआई को देना चाहिए था। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और वो एक ही बिजनेस का हिस्सा है, राइट। सो इसलिए पेनल्टी लगा बिल्कुल आप सकते हैं। और दूसरी बात है, सेक्शन 43A मेंसरिया पे नहीं जाता, डज नॉट यूजेस द एक्सप्रेशन द फेलियर हैज टू बी विलफुल और मैलाफाइड। मेंसरिया इंटेंशन नहीं देखनी, अगर आपने नहीं दिया आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसलिए कोर्ट ने ये कहा कमीशन वाज जस्ट एंड प्रॉपर, और उन्होंने ट्राइब्यूनल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ट्राइब्यूनल ने सीसीआई का ऑर्डर कैंसिल किया था, तो कहने का मतलब है पेनल्टी ठीक लगाई गई है। इसलिए कंक्लूजन यही है कि सीसीआई यहां पे अपनी अपील में केस जीतता है और 1 करोड़ की पेनल्टी रिस्टोर की जाती है। नेक्स्ट केस एससीएम सॉलिफ्रेड वर्सेस सीसीआई। तो यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट में ही देखिए अपील गई है। सीसीआई ने कार्रवाई करी है अपीलेंट के खिलाफ कि उन्होंने वही सेम जैसे ऊपर वाला केस था, सेम यही है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, 62 में आपको नोटिस देना चाहिए था, वरना आप नहीं देंगे तो 43A की पेनल्टी लगेगी। सो इट इज कॉपी पेस्ट, आई विल से, नो डाउट मैंने अपनी तरफ से कुछ चीजें देखिए कलर में ये करके हाईलाइट की हुई हैं। तो जो मुझसे ये पीडीएफ इस तरह से भी लेना चाहें ले सकते हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इट इज़ सेम, क्योंकि दोनों के दोनों सेम केस के ऊपर हैं, तो इसलिए पेनल्टी देखिए एंड में क्या है, ये जस्टिफिएबल है। तो फैक्ट सेम है, राइट। तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट की नए केसेस जो हैं समाप्त होते हैं। थैंक यू।